यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है। शब्द विचार आपको मालूम हो जाना चाहिए कि 4 से 5 नंबर की ये प्रश्न इस वीडियो से बनेंगे। आप जब अपनी परीक्षा देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको इस क्लास से बहुत ऐसे सवाल जो हैं कहीं ना कहीं जाकर टच करेंगे। अगर टच नहीं करेंगे तो जो इसमें थ्योरी अभी मैं बताने वाला हूँ, उस बेसिस पर, उसके आधार पर आप उसका आंसर करके ज़रूर आएंगे। कुल मिलाकर कहना है कि हम इस कंप्लीट क्लास में हम शब्द विचार को बहुत ही गहन रूप से अध्ययन करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे। और मैं बता दूं कि शब्द विचार में क्या क्या आते हैं, उसको इस क्लास में देखेंगे। और कंप्लीट कुछ ऐसे पेज मिलेंगे, इसमें स्लाइड मिलेंगे, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लगा लेना है। उससे पहले क्लास शुरू करें, इससे पहले कि मैं बता दूं कि अगर आप स्पीड अगर इस क्लास की बढ़ाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और थोड़ी सी एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल है। हम 2-3 सवाल देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे, साथ साथ में फिर सवाल करेंगे। और जो भी इसमें सवाल लगाया हूँ काफ़ी बेहतर और बेहतरीन है, सारे इम्पोर्टेंट है, उसी मकसद से सवाल इस पर रखा गया है। और बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में आए भी हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। देखिए, 1 नंबर सवाल है, पगड़ी शब्द क्या है। एक इस तरह का सवाल आएगा, पगड़ी दे देगा, सवाल एक शब्द दे देगा और पूछेगा वो शब्द है किस प्रकार का। तो देखिए, देशज है, विदेशज, तत्सम या तद्भव। ये 4 देखिए शब्द के ये क्या है, रूप हैं, ये प्रकार हैं। ठीक है। तो आपको बताना है पगड़ी क्या है। इसका आंसर होगा, देखिए, तत्सम तो पगड़ी नहीं होगा, तत्सम नहीं होगा। ठीक है। तद्भव भी नहीं होगा और विदेशज तो नहीं होगा। इस तरह से एग्जाम में जब भी बैठिएगा, जब आपको जवाब ना मालूम है, थोड़ा बहुत है या कन्फ्यूजन है, तो पहले उस ऑप्शन को काटिए। विदेशज और तत्सम तो नहीं होगा। ठीक है। तत्सम मतलब संस्कृत निष्ठ शब्द, उसको बोलते हैं तत्सम। देशज आपका एक आंसर ई हो जाएगा इसका, पगड़ी का। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर प्रश्न है, बनावट के अनुसार शब्द के भेद। एक उस तरह के प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इस तरह का देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि बनावट के अनुसार शब्द के भेद, यानी शब्द का भेद पूछ रहा है, उसका बताइए कि भेद की कितना है। तो बनावट के अनुसार पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार पूछ रहा है, बनावट के। तो 1 2 3 4 बनावट पूछे या व्युत्पत्ति पूछे, ठीक है, या फिर उसका संरचना पूछे, उस आधार पर आपको 3 होता है। कितना होता है, 3। इसमें देखिए 3 सी नंबर पे लिखा हुआ है। हम आगे देखेंगे कि 3 कैसे होता है, वो कौन कौन से हैं, ये सब भी देखेंगे, क्योंकि सवाल वो भी बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया 3 नंबर, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों को अगर हम शब्द का खंड करते हैं तो उसका जो सार्थक यानी जो अर्थ निकलता है उस शब्द का वो ना हो, यानी सार्थक ना हो, यानी निरर्थक अर्थ निकलना। तो बताइए, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। यौगिक 2 शब्दों को जोड़कर बना होता है यौगिक। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो 2 शब्द को अलग करते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है। तो दोनों शब्द को मिलकर यौगिक हो जाता है। रूट सिंगल शब्द होता है, एकल शब्द को बोलते हैं रूट। जब हम उसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो उसका जो टूटा हुआ भाग होगा, विच्छेद होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा बी, रूट। जैसे पानी, ये पानी ही शब्द है, मान लीजिए। तो पानी को तोड़िए, पा अनी को जब तोड़ते हैं बीच से यहाँ से, तो पा का अर्थ क्या, अनी का अर्थ कुछ निकल रहा है नहीं, यानी सार्थक ना हो, खंड सार्थक ही नहीं है भाई, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। योग रूढ़ से बोलते हैं, यानी यौगिक और रूढ़ को मिलाकर योग रूढ़, यानी वैसे शब्द जिसका अर्थ तीसरा निकले, दोनों को छोड़कर, साधारण अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ निकले। हम आगे देखते हैं। आइए अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, फिर करेंगे सवाल। चलिए, सबसे पहले सवाल बनता है कि शब्द है क्या, यही दे देगा, परिभाषा दे दे, पूछेगा कि बताइए किसका परिभाषा, शब्द का है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, ऑप्शन देगा। तो शब्द क्या बोलते हैं, एक या अधिक वर्णों के मेल से उच्चरित स्वतंत्र एवं
सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दो चीज ध्यान देना है, उच्चारित स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रूप से वो उच्चारित हो, यानी उच्चारण उसका स्वतंत्र रूप से हो, और दूसरा उसका सार्थक ध्वनि है जो वो जो ध्वनि निकल रही है वो उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे पानी ही बोला मैंने तो पानी, जब बच्चा कोई पानी का नाम सुनेगा, पानी ध्वनि उसके कान में पड़ेगी तो क्या समझेगा, यानी पानी, यानी उसके दिमाग में अर्थ एक आएगा, यानी पानी यानी जो जिसको पिया जाता है वो पानी, अर्थ आ गया उस ध्वनि को सुनकर उसको। उच्चारित मतलब पानी को हम बोल रहे हैं तो एक बार पानी स्वतंत्र रूप में पानी बोल रहे हैं, है ना, यही इसका अर्थ हुआ। देखिए सार्थक शब्दों के भेद 8 हैं। सार्थक शब्दों के भेद कितने हैं, यानी वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, ये समझिए क्या है। सवाल यहीं से बनता है, एक नंबर का ये सवाल आपका यही हो गया कि सार्थक शब्दों के भेद कितने हैं, 8। कौन कौन से देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये आप जानते हैं। और इन्हीं को तो हमें सब पढ़ना है, इन्हीं को हमें बारी बारी से करके पढ़ना है। हम रेगुलर क्लास 8 बजे, सॉरी सुबह 10 बजे रेगुलर क्लास हम ला रहे हैं। आप टाइम बता सकते हैं कि कब क्लास लाया जाए, अभी फ़िलहाल मैं 10 बजे इसको ला रहा हूँ क्लास को हर रोज़ सुबह। तो यही इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी संज्ञा पर होगी, फिर सर्वनाम पर होगी, क्रिया पे होगी, फिर विशेषण पर होगी, इसी तरह से होते जाएगी आगे। फिर समास होगा, संधि होगा, सब पे करेंगे, कंप्लीट करेंगे। समझ गए इतना चीज़? तो संज्ञा सर्वनाम ये सब क्या है, ये सब शब्द के भेद हैं। अभी तक ये चीज़ पता था, ये बिल्कुल नया है। अब बात करते हैं जो शब्द हैं, जो जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो बोलते हैं हम लोग, ये जितने भी शब्द हैं, ये इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो देखिए सबसे पहला वर्गीकरण है शब्द का अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ को ध्यान में रखकर इसको शब्द को बांटा गया है 2 भागों में। तो यहाँ से बनेगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक नंबर का सवाल का आंसर ये सार्थक, यही सार्थक और निरर्थक, 2 ही हुआ, सार्थक अर्थक यही अर्थ हुआ। देखिए दूसरा है प्रयोग या रूपांतर की दृष्टि से, पूछे प्रयोग की दृष्टि से बताइए शब्द के कितने भेद हैं, तो बताना है विकारी और अविकारी, 2 भेद। या फिर पूछ दे कि रूपांतरण की दृष्टि से, यानी रूप का अंतरण हो, यानी बदलाव, जब बदलाव करते हैं तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, शब्दों को कितने भाग में बांटते हैं, तो विकारी अविकारी। अब ध्यान देना है, विकारी का अर्थ होता है वैसे शब्द जिसका अर्थ बदले, अर्थ बोल रहा हूँ मैं, रूप बदले। जैसे संज्ञा गाय बोले तो गाय क्या हो गया, संज्ञा हो गया एक। अब गाय को गाय होता है ना, गाय होता है, गाय से गाय बहुवचन बना दिया, यानी रूप बदल गया, ठीक है। लेकिन अब जो है एक शब्द, अब मैं बोला, अब का अब ये अबे होता है, नहीं होता, नहीं रूप बदलता है। जब जिसका रूप न बदले वो अविकारी हो जाता है। क्लियर? तो तीसरा नंबर है, शब्द को तीसरा जो बंटवारा है, उद्गम एवं देखिए उद्गम का है, यानी जहाँ से ये निकल कर आई है, ठीक है, शब्द जो आए हैं। और उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, प्राचीन काल से हुई है, आदि काल से हुई है, इसको ये ध्यान में रखना। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी जन्म कहाँ से हुआ है, विकास की दृष्टि से, यानी विकास, कोई भी भाषा विकास करके ही आगे बढ़ती है। तो ये अगर तीनों शब्द आपको याद रखना, उद्गम का है, उत्पत्ति का है, विकास का है, की दृष्टि से शब्द के बंटवारा बताइए, या कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। वही है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही है। ये चारों किस आधार पर, किस दृष्टि से बांटे गए हैं, विकास की दृष्टि से, या उत्पत्ति या उद्गम के। क्लियर? एक ये भी प्रश्न आ जाएगा, विकास की दृष्टि से बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब चौथा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, यहाँ होगा स्वरूप, ठीक है, स्वरूप की दृष्टि से। स्वरूप मतलब वो कैसा दिखता है, बनावट उसकी कैसी है, 2 चीज़ें क्लियर शब्द हो रहा है। रचना मतलब वो किस रूप में रचा हुआ है, उसका आकार रूप कैसा है, बंटवारा शब्दों की जो बीच के कौन कौन से पार्ट हैं, उसका बनावट कैसा है, वो रचा कैसा गया है। और व्युत्पत्ति मतलब कैसे बनाकर उसको पैदा, देखिए व्युत्पत्ति तभी होती है जब आप पैदा करते हैं, कुछ बनाते हैं मिला जुला कर, तभी उसकी व्युत्पत्ति होती है। 2 चावल को मिलाएंगे तो तीसरा चावल एक हाइब्रिड का बन जाएगा। हमारे जितने भी हाइब्रिड चीज़ें तो ऐसे ही बनती है ना, 2 चीज़ों को मिलाकर एक तीसरा चीज़ बनाया जाता है, ना व्युत्पत्ति कर किया जाता है उसका। तो वही हो गया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये तीनों हैं। अब ये तीनों का परिभाषा आगे देख लेते हैं क्या है। क्लियर वो चीज़? फिर हम सवाल भी देखेंगे।
और ये क्लास इसके बाद आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस क्लास के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि समझेंगे चीज़ों को। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस वीडियो को आकर देखिएगा, सेव कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, या सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। आइए, उद्गम, उत्पत्ति, विकास की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। कई बार होगा कि परिभाषा ही पूछता है, ठीक है, तो परिभाषा समझ लीजिए, बहुत इजी है। तत्सम किसको बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम। यही सवाल जो है आपसे शायद पीछे पूछ लिया गया है, या फिर आगे पूछा जाएगा कि मूल शब्द, किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। फिर वो अलग अलग भाषा में टूटते हुए दूसरा लोक भाषा हो जाता है, तद्भव तत्सम हो जाता है। तत्सम कहना तद्भव हो जाता है, देशज हो जाता है। तो जैसे तत्सम, तत्सम भी क्या है? एक संस्कृत निष्ठ शब्द है ना, तो ये भी तत्सम में ही आएगा। रोटिका किसको बोलते हैं? रोटी को रोटिका बोलते हैं, तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम है, वो हो गया। अब एक परिभाषा ये मैंने लिख दिया है, आसान भाषा में लिखा है आपके लिए, कि हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। क्लियर? जैसे शिक्षा क्या है? तत्सम है। ये देखिए, तद्भव, संस्कृत के मूल शब्दों के बदलने से बने शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत में है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे अश्रु क्या है? अश्रु मतलब आंसू, तो अश्रु संस्कृत हो गया, यानी तत्सम हो गया। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आंसू, यानी तद्भव हो गया। तो तद्भव वही बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा में मूल रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हीं को हम ये तद्भव कहते हैं। देशज किसको बोलते हैं? देशज से मतलब ये है कि देसी चीज़ हो। जैसे लोटा क्या है? देसी चीज़ है। देश में बोलचाल के रूप में उत्पन्न हो गया है। खटिया, ये सब क्या है? देशज है। तो लोक भाषा यानी बोलचाल की भाषा, लोक भाषा को बोलते हैं, से उत्पन्न शब्द ही क्या होते हैं? देशज कहलाते हैं। ये गलत है, यहाँ पर देशज होगा, ठीक है, देशज कहलाते हैं। या फिर वो इनका जन्म देश में ही होता है, दूसरे देश में नहीं, जो होगा देश में ही होगा अपने। जैसे पगड़ी, तभी हमने पढ़ा ना, देशज पगड़ी, उदाहरण भी दिया था पीछे सवाल में। अब कुछ ऐसे शब्दों को मैंने रखा है यहाँ पर आपके लिए कि ये ज़रूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है ये सब। तो ये कुछ चुनिंदा शब्दों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, पीछे वाले को भी स्क्रीनशॉट लगा कर रख लीजिए, और इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा। आइए, विदेशज शब्द क्या है? देखिए, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेश में जन्मे शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे सर, मास्टर, जज, रेल, जेल, डॉक्टर, अस्पताल, बिस्किट, केक, डीजल, मोटर नंबर, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। क्या है ये? अंग्रेजी। लेकिन अभी हिंदी में क्या होता है? सीधे इनका प्रयोग होता है ना, मास्टर साहब बोलते हैं, लेकिन वही मास्टर साहब को मास्टर साहब बोलते हैं हम लोग, माट साहब बोलते हैं, तो माट साहब, मास्टर, ये क्या हो गया? ये आपका देशज हो जाएगा फिर। आइए, चाबी क्या है? चाबी आपका पुर्तगाली शब्द है। गोभी पुर्तगाली, अचार पुर्तगाली, चाय और चीनी, चीनी क्या हो गया? चीनी हो गया, मतलब चाइनीज़ भाषा शब्द हो गया। लीची चाइनीज़ हो गया। बम डच हो गया। रिक्शा जापानी, आपको पहले से पता होगा। कैंची तुर्की हो गया। शादी, हम लोग रोज़ बात करते हैं शादी की, वो देखिए, अब याद रखिएगा, फारसी शब्द ये। दिल की बात रोज़ होती है, नहीं होती नहीं है अभी, लेकिन दिल की बात हम रोज़ करते हैं। फारसी, देहात फारसी में आता है। गुलाब फारसी, खुश हो ना भाई, फारसी शब्द है। जहर फारसी, लेकिन वकील नहीं भाई, लेकिन फारसी। मुर्गा फारसी। बीमार फारसी। कबूतर फारसी। खरगोश फारसी। आदमी औरत, ठीक है, ये क्या हो गया? अरबी शब्द है। आदमी या औरत अरबी, या अमीर गरीब भी अरबी ही होता है। अमीर गरीब अरबी। किताब अरबी हो गया। किताब रोज पढ़ते हैं आप, किताब, लेकिन आपको मालूम है कि ये शब्द कहाँ से आई है? किस भाषा से? अरबी भाषा से हिंदी में आई है ये। अभी तक आपको मालूम है किताब क्या है? ये आपका ये तद्भव है, नहीं, ये विदेशज है। वकील, रोज हम बात करते हैं वकील की, अरबी है। कुर्सी पर रोज बैठते हो भाई, लेकिन मालूम नहीं कि किस भाषा की ये शब्द है, ये अरबी भाषा की। और खराब अरबी। दलाल अरबी। शराब लोग पीते हैं, वो भी अरबी। नकल अरबी। अक्ल अरबी। तो ये कुछ शब्द मैंने रखा था कि ताकि आपको परीक्षा से बहुत उपयोगी है। इसमें से मैंने देखा कि एक दो परीक्षा में पूछा भी गया है, जो मैंने ये रखा हुआ है। चलिए, आइए, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक बचा, इसको देख लेते, फिर हम
प्रश्न पर चलेंगे। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ना कि इसके पढ़ने के बाद आप सारे सवाल खुद कर पाएंगे। आइए ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट की दृष्टि से वही तीन, कौन सा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखिए एक नंबर पे है रूढ़। रूढ़ मतलब मैंने बताया ना कि वैसे शब्द होते हैं और एकल शब्द जिसको बोला जाएगा, जिसको खंड करेंगे तो उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। जिस शब्द का खंड सार्थक न हो, सवाल ये भी पूछा हुआ है, आप जानते ही हैं, तो रूढ़ कहलाता है। यौगिक मतलब, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़। योग, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़। तो जिस शब्द शब्द जिस शब्द से अधिक से अधिक, जिस शब्द के अधिक से अधिक दो खंड हो, यहाँ शब्द के होगा जिस शब्द के अधिक से अधिक दो खंड होगा बस, और एक या दोनों खंड सार्थक हो। अगर हम उसको तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, तो विच्छेद करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है, कभी एक का अर्थ निकलता है, कभी निकलता है। वही कह रहा है कि एक हो या दोनों खंड का अर्थ क्या हो, निकलेगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे दूध वाला, दूध, दूध को अलग करिए, दूध का अर्थ वाला मतलब दूध जो ले पहुंचाता है, रखता है, बेचता है, उसको दूध वाला। वो व्यक्ति वाला मतलब व्यक्ति, पर्सन हो गया। पान वाला राजपूत, राज को पुत को अलग करिए तो राज मतलब राजा का, पुत मतलब पुत्र, बेटा। योग रूढ़, वैसे यौगिक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यौगिक, वैसे यौगिक शब्द, यही यौगिक बात कर रहा है, वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, सरोज, गजानन, चतुरानन। आप समास में पढ़े होंगे ना, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास भी पढ़े होंगे। ठीक है, बहुव्रीहि समास में होता है कि दोनों पद को छोड़ के जो तीसरा प्रधान हो और उसका अर्थ निकले, यही समझ पढ़े हैं ना उसमें। तो लंबोदर का तीसरा अर्थ क्या, गणेश। तो ये गणेश के लिए लंबोदर जो है ना, गणेश के लिए योग रूढ़ हो गया है। ठीक है, पंकज क्या है, पंकज का अर्थ होता है पंख, मतलब कीचड़ में जमने वाले को हम कमल कहते हैं, तो कमल के लिए पंकज क्या है, रूढ़ हो गया। सरोज भी वही कमल होता है। सर मतलब तालाब पोखर में जमने वाला वही फूल, कमल। गजानन हो गया गणेश। चतुरानन वही। तो आपको इस तरीके से समझ गए, मतलब तीसरा अर्थ निकलना चाहिए, बहुत आसान है योग रूढ़। अब आइए, एक चीज़ है ना, शंकर शब्द शायद आज पहली बार आप नाम सुने होंगे, ये परीक्षा में कहीं ना कहीं शायद पूछा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया तो इसको रखा है मैंने, और आज के बाद ये आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। शंकर शब्द क्या होता है? देखिए, शंकर शब्द उसको बोलते हैं, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसको शंकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे टिकट, घर, टिकट इंग्लिश हो गया और घर हिंदी हो गया। अश्रु गैस, देखिए ये क्या, अश्रु क्या है, संस्कृत हो गया, और गैस क्या हो गया आपका, इंग्लिश हो गया। बम बारी, ठीक है, बम क्या हो गया, डच भाषा हो गया, डच शब्दावली हो गया। वर्षा क्या हो गया, संस्कृत हो गया। इस तरीके से शंकर यानी दो भाषाओं के जो शब्द मिलकर तीसरे शब्द, एक नए शब्द बनते हैं, उसको हम शंकर शब्द बोलते हैं। याद रहेगा ना हमेशा। आइए अब सवाल पर चलते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि अब आप कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा काउंट डाउन दूंगा, मन ही मन आप कमेंट करते रहिएगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। और रेगुलर आप आइए, चैनल पर विजिट करिए, रेगुलर देखिए क्लास को, परीक्षा नज़दीक ही है आपकी। आइए चौथा नंबर सवाल आप देखते हैं, तीन पीछे देख चुके थे। भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कमेंट करके बताइएगा। तब तक सोच लीजिए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। भिक्षाम देही, संस्कृत, संस्कृत वाले को क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, तत्सम हो जाएगा। तब तक इतना में आपको आंसर दे देना। नंबर कैसे देना, 5 नंबर डालिएगा, आंसर ABC होगा जो डालते जाइएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द, कोई भी भाषा हो लेकिन उसकी जो मूल उत्पत्ति शब्द है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, देशज बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा, परिभाषा ही है, ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, तो इसमें ए की है, तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्द हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर, 100 शब्द का तत्सम रूप बताएं। अब देखिए एक पैटर्न यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि उधर तो देखिए परिभाषा, लेकिन अब एक पैटर्न ये भी आ रहा है कि दे रहा है किसी शब्द को, अब उसका रूप पूछ रहा है कि बताइए तत्सम बना के बताइए, या तद्भव उसका क्या होगा। तो इसमें कोटि, लक्ष्य, पद्म, शत, 100 का शताब्दी भी बोलते हैं ना, शताब्दी, 100 शताब्दी, शत, यहाँ पर देखिए दिया हुआ डी आंसर हो जाएगा। कोटि का मतलब होता है हजार,
पद्म का 104 या 105 पद में होता है ऐसा। आइए, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। अब विदेशी शब्द बताना है। क्षीर है, क्षीर है, फूल है, अश्व है, कैंची है। तो अश्व आपको मालूम है कि ये आपका तत्सम हो गया, तत्सम। अश्व घोड़ा होता है, तत्सम हो गया। फूल क्या आ गया, सीधे तद्भव बोलते हैं, तद तद्भव, ठीक है, तद्भव हो गया। ये क्षीर, ये भी क्या होगा, तत्सम हो गया, क्षीर सागर, तत्सम हो गया। अब बताइए कैंची क्या है, कैंची कौन सी भाषा की शब्दावली है, ये तुर्की है। कैंची क्या है, तुर्की है। तो तुर्की क्या है, विदेशी भाषा हो गई, है ना। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आइए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर सवाल है, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, ये बताना है। रूढ़ का, देशज का, योग रूढ़ का, विदेशी का। जलज का मतलब क्या होता है, इसी से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। और अभी हमने देखा क्या है, जलज, जलज किसको बोलते हैं, जल में जो जमता है उसको बोलते हैं। पंकज, सरोज, जलज। देखिए तो क्या हो जाएगा, रूढ़ तो कभी नहीं होगा, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। देशज नहीं होगा, विदेशी तो है ही नहीं, 3 काट दिए, सी एक आंसर बचा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो रहा है चीज़ों को, थ्योरी समझ गए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मौसम बताना, शब्द क्या है, मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बताना है कौन सा होगा। तत्सम तो पहले नंबर नहीं होगा, मौसम नहीं होगा। हाँ, ये कन्फ्यूजन हो सकता है बी में। देशज, देशज भी नहीं होगा। विदेशज, हाँ मैं बताता हूँ, मौसम क्या है आपका, ये हो जाएगा अरबी। मौसम क्या हो जाएगा, अरबी, फारसी, अरबी। मौसम आपका विदेशी हो जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है। मौसम विदेशी है, मौसम क्या है, अरबी है, अरबी, फारसी, हाँ अरबी है शब्द। मौसम क्या है, अरबी शब्द है, फारसी नहीं होगा, अरबी होगा, हाँ ठीक है। 9 नंबर का यही होगा। ऐसे विदेशी शब्द है वो, हिंदी नहीं है, तत्सम तद्भव नहीं है। 10 नंबर, फाल्गुन शब्द बताइए। फाल्गुन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कमेंट करके बताना है। फाल्गुन का तो हम लोग जानते हैं, हर साल मार्च में खेलते हैं फाल्गुन, फागुन खेलते हैं, फाग खेलते हैं, फगुआ खेलते हैं, होली खेलते हैं। तो देखिए फाल्गुन क्या है आपका, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशज तो पहले ही काट दो भाई, देशज नहीं होगा। फाल्गुन तो ऐसे ही पता चला देशी नहीं है। हाँ तब होता जैसे हम लोग फगुआ बोलते हैं, फगुआ, फगुआ होता तो बोल सकते थे। अगर होली होता तो हम लोग बोल सकते थे, क्या है, होली होता तो बोल सकते थे तद्भव, ठीक है, या फाग होता तो बोल सकते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, आंसू जो है, आंसू शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले देशज काटो, विदेशज काटो, अब दो ही में कन्फ्यूजन होना है। तो मैंने बताया आंसू को और क्या बोलते हैं, अश्रु बोलते हैं। अश्रु जब बोलेंगे तो अश्रु क्या किस में आ जाएगा, ये तत्सम में आ जाएगा, अश्रु, ठीक है। अश्रु जो है किस में आ जाएगा, ये है, ऐसे होगा, अश्रु जो आ जाएगा तो तत्सम है। तो एक ही बच जाता है आपका बी। कई बार सवाल को एलिमिनेट करते हैं, उसको सारे बाकी ऑप्शन को काटते जाइए, इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी विधि होती है जवाब ढूंढने के लिए। जब ना मालूम हो, शंख शब्द बताना है देशज है, विदेशज है, तत्सम, तद्भव। तो देखो भाई, देशज तो काट दो, विदेशज काट दो, जो भी कन्फ्यूजन होगा इसी में होगा। तत्सम या तद्भव, तो शंख मालूम है कि आपका ये संस्कृत शब्दावली का है शब्द, आपका सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 13 नंबर, डॉक्टर शब्द क्या है, इसका कमेंट करके बताइए। देशज है या विदेशज, डॉक्टर क्या है, आपको मालूम है कि डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी किस में आ जाएगा, ए या बी दोनों में आएगा, नहीं ए तो पहले काट दो, ये दोनों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 14 नंबर, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द की भेद है। विकास यानी वो कहाँ से चलकर आई है, उसका विकास बताना है। क्लियर हो रहा है। उद्गम कब हुआ, मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो आपको मालूम है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का उद्गम में ही आता है, इसी दृष्टि से उसका बंटवारा है 4 ठो। अब वही बताना है आपको, इसमें एक
3 2 4 तो डी हो गया। कौन कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये विकास की दृष्टि से हैं। अच्छा, विकास की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको समझ रहे हैं कैसे विकास? जैसे संस्कृत की जो आज भी हम जितने भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग लगभग हिंदी में, बाकी विदेशी भाषाओं की के शब्दों को छोड़कर हिंदी में जो भी हैं, तो वो संस्कृत से बोलते हैं ना कि संस्कृत से ही हिंदी बनी है। बनी नहीं है, बल्कि बदलते बदलते आई हुई है। जैसे संस्कृत के बाद प्राकृत हुआ, पाली हुआ, अपभ्रंश हुआ, 3 भाषा संस्कृत जो शब्दावली रही बदलते बदलते देखिए 3 भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारी जो हिंदी है, इसके पहले पुरानी हिंदी, उसके बाद अभी जो आधुनिक हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए वही विकास हुआ है ना, समझ रहे हैं क्लियर चीज़ों को? इसी यही है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसी आधार पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ। शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है कि मैं ज़्यादा ज्ञान की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ न तो थोड़ी सी बात जानकारी रहे। एक ही बार सुन लेंगे ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, और व्युत्पत्ति मतलब बनाया गया, 2 चीज़ों को मिलकर बना दिया गया, व्युत्पत्त कर दिया गया, बनावट, ठीक है, बनावट है उसका या आकार किस तरीके का है उस पर बात करना है, उसकी रचना क्या है, उसी आधार पर 1 2 3 4। तो बनावट या संरचना, व्युत्पत्ति आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 3 होता है ना, ठीक है। रूढ़ है, योग रूढ़ वही वाला, अभी तो देखे हमने पीछा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हालांकि आपको जवाब देना चाहिए, मैं आप खुद ही करते जा रहा हूँ। देखिए बताइए 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद हैं 1 2 3 4। ये बहुत आसान है। रूप का अंतर, रूप, रूपांतरण, विकारी अविकारी पढ़े हैं, रूप बदलता है, यानी जिसका रूप बदले उसको विकारी, न बदले अविकारी। तो 2 इसमें दिया है क्या कहीं? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताइए 17 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? देखिए मैंने बहुत सारे सवाल खुद से बना है, कुछ सवाल आपके परीक्षा में बने हैं उसको उठा लिए हैं, ठीक है। तो सब मिलाकर एक कंप्लीट तैयार किया गया है क्लास। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करिए, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है उसमें प्रैक्टिस करिए, शब्द विचार के सवाल का आंसर करिए खुद से इस क्लास के बाद। आइए 1 2 3 4। अर्थ की दृष्टि से 2 ही होता है, सार्थक और अर्थक, निरर्थक, सॉरी सार्थक निरर्थक 2, बी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, आदमी शब्द है, आदमी औरत, अभी बताया अमीर गरीब मैंने बताया था, कौन सा हो जाएंगे? अंग्रेजी नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, तुर्की नहीं होगा, तुर्की नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अरबी हो जाएगा, सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए 19 नंबर, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद बताना। स्वरूप या रचना या बनावट या व्युत्पत्ति एक ही है। मैंने इसको इसलिए रखा हुआ कि कई बार सवाल में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो अभी आप तो पता हो गया कौन होगा, 3 होगा। कौन कौन सा कमेंट करके बता दीजिए एक बार, इतना करिए प्लीज़। अब देखिए, अब बात करते हैं 20 नंबर सवाल के, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? ये फिर रिपीट सवाल हो गया है, ये बता दीजिए इसका कमेंट 20 नंबर डाल के। अब यहाँ ये रहा, अच्छा चलिए यहाँ तक ये सवाल ख़त्म हो गया। अब बताइए कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप ये स्पीड बढ़ाकर देखते रहिए, नहीं हो तो एक और चीज़ करिए, अपने दोस्तों में हो सकता तो इसको शेयर कर सकते हैं, बताइए अपने जो बैचमेंट है कि यहाँ पर क्लास हो रही है, क्लास ज्वाइन करो, और आप लोग मिलकर ना डिस्कस करिए, ग्रुप बना लीजिए, 2 घंटे के ही लिए ग्रुप बनाइए कि सब लोग जुटिए और डिस्कस करिए हर टॉपिक पर बैठकर, मैथ पर, संस्कृत पर, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सब पर बैठकर ग्रुप डिस्कशन करिए। बाकी सेपरेट पढ़िए लेकिन ग्रुप डिस्कस करिए, ये आपके लिए अभी बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हालांकि नहीं अच्छा नहीं लगता क्या ना, अच्छा लगे तो खुद शेयर करेंगे आप क्या। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए सुबह 10 बजे व्याकरण, फिर 8 बजे आपका ये सब्जेक्ट से, ओके। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।